गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जिनके पेपर में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। फर्स्ट है आपका गुडविल इज ए फिक्स असेट्स, बी करंट असेट्स, डी टेंजिबल असेट्स या डी इंटेंजिबल असेट्स। देखिए बेटा, गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स होती है। इंटेंजिबल असेट्स कौन सी होती है? विच कैन नॉट सीन, नॉट टच्ड, नॉट मीजर्ड बट इट इज़ वेरी वैल्यूबल, यानी जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसको ना हम छू सकते हैं ना ही हम माप सकते हैं, पर बहुत वैल्यूबल होती है, तो वो कौन सी असेट्स कहलाती है? इंटेंजिबल असेट्स। तो गुडविल इज ए इंटेंजिबल असेट्स। आंसर क्या होगा बेटा? डी। सेकेंड, इंटरनेसिक वैल्यू ऑफ शेयर कैन बी डिटरमाइंड बाय। आपकी जो इंटरनेसिक वैल्यू होती है वो शेयर में किस तरीके से डिटरमाइन की जाती है? ए नेट एसेट्स वैल्यू मेथड, बी यील्ड मेथड, सी फेयर वैल्यू मेथड या बी बाई स्टॉक एक्सचेंज। तो बेटा इसका आंसर होगा बी यील्ड मेथड, सी फेयर वैल्यू मेथड। सी इसका फेयर वैल्यू मेथड क्यों होगा? क्योंकि बेटा नेट असेट्स में अब जितनी लाइबिलिटी होती है उसको माइनस कर देते हैं, फिर आपकी इंटरनेसिक वैल्यू फाइंड आउट होती है। तो आपका आंसर जो आएगा वो बेटा आएगा सी फेयर वैल्यू मेथड। क्वेश्चन नंबर 3, द बैलेंस ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट इज ट्रांसफर टू। देखिए बेटा, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड पॉलिसी का अकाउंट जो होता है वो ट्रांसफ़र किस में किया जाता है आपका? ए डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, बी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या डी नन ऑफ दीज। देखिए बेटा, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड पॉलिसी की ट्रांसफ़र जो होती है वो बेटा रिडेम्पशन फंड में तो होगी नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं होगी, डी आंसर भी नहीं होगा नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या आएगा? बी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में ही आपकी डिवेंचर रिडेम्पशन फंड पॉलिसी ट्रांसफर होगी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर इज शोन इन द। जो भी आपके डिवेंचर कैंसिलेशन पे प्रॉफिट होता है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है? ए कैपिटल रिजर्व में, बी जनरल रिजर्व में, सी डिवेंचर अकाउंट में या डी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखिए बेटा, डिवेंचर से कैंसिलेशन का डिवेंचर अकाउंट और P&L अकाउंट में तो कुछ ट्रांसफ़र नहीं होता है, उसका प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होता है? आपका ए कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो आंसर क्या होगा बेटा इसका? ए कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फिफ्थ, डिवेंचर रिप्रेजेंट्स द। डिवेंचर क्या कहलाता है? ए लॉन्ग टर्म लोन ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर शेयर्स इन द कंपनी, सी शॉर्ट टर्म लोन ऑफ द कंपनी या इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स। देखिए बेटा, डिवेंचर जो इशू किए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए किए जाते हैं, और ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग का एक पार्ट होता है जिसको हम इंटरनल आते हैं लॉन्ग टर्म लोन के अंतर्गत, यानी लंबे समय के लिए ऋण लेना। तो कंपनी का जो लॉन्ग टर्म लोन होता है वही हमारा डिवेंचर रिप्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर बेटा ए होगा, लॉन्ग टर्म लोन ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इज ए फिक्स असेट्स, बी करंट असेट्स, सी फिक्टिशियस असेट्स या डी करंट असेट्स। देखिए बेटा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर फिक्स असेट्स तो है नहीं है। फिक्स असेट्स कौन सी होती है? जो हमें दिखाई देती हैं, विच कैन बी सीन एंड टच्ड एंड मेजर्ड। करंट असेट्स इट इज़ कन्वर्ट इन कैश इन 1 ईयर। करंट लाइबिलिटी भी नहीं होंगी। तो ये आंसर क्या होगा बेटा? सी फिक्टिशियस असेट्स। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर क्या होता है? फिक्टिशियस असेट्स। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2030 एक कंपनी कैन इशू। प्रोविजन कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कंपनी क्या क्या इशू कर सकती है? ओनली इक्विटी शेयर, ओनली प्रेफरेंस शेयर या सी प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर एंड स्वेट शेयर या डी आपका ओनली डेफर्ड शेयर, यानी आपका सी आएगा बेटा, क्योंकि 2013 के अनुसार कंपनी आपके इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और स्वेट शेयर तीनों को ही इशू कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, रजिस्टर ऑफ मेंबर इज ए स्टैचुरी बुक, बी स्टैटिकल बुक, सी बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ दिस। देख बेटा, जो आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है वो आपके लिए एक वैधानिक होता है, तो इसका आंसर होगा बेटा स्टैचुरी बुक, क्योंकि स्टैटिकल बुक तो होती नहीं कंपनी में, बोथ ऑफ द अबव भी नहीं आएगा, नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा। तो आंसर क्या होगा? ए स्टैचुरी बुक रजिस्टर ऑफ मेंबर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय ए पेड अप अमाउंट, कॉल्ड अप अमाउंट, सी कॉल इन एरियर्स या नॉमिनल वैल्यू ऑफ द असेट्स। देखिए बेटा, शेयर जब फॉरफिटेड होते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिटेड किया जाता है जितना आप कॉल्ड अप कर रहे हैं, यानी मांग रहे हैं, पेड अप नहीं, जितना कॉल्ड अप मांगा जा रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा? बी कॉल्ड अप अमाउंट, क्योंकि कॉल्ड अप अमाउंट से ही शेयर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिटेड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट शेयर्स मीन्स द शेयर विच आर। जो राइट शेयर होते हैं उन शेयर का मतलब क्या होता है? ए इशू टू प्रमोटर्स, बी इशू टू डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी या सी
इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या इशू टू वेंडर्स। देखिए बेटा, राइट शेयर जो होते हैं वो हमारे किसको दिए जाते हैं, वो सी आंसर आएगा, इश्यू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको राइट शेयर इशू किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, सी, इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 11, शेयर कैन बी फॉरफिटेड। शेयर कब वो फॉरफिटेड हो सकते हैं? ए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, बी फॉर फेलियर टू अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ द अबव। देखिए बेटा, आप एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड ना करें इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता शेयर पे, और आपका सी बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा, डी नन ऑफ दीज तो होगा ही नहीं। तो जब भी हम कोई कॉल पेमेंट नहीं करते, बार बार हम रिकॉल कर रहे हैं कि आप भाई फर्स्ट कॉल पेमेंट कर दीजिए, सेकंड कॉल पेमेंट कर दीजिए, पर नहीं हो पा रही फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, तो आपके शेयर फॉरफिटेड हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा बेटा ए, शेयर फॉरफिटेड। Question number 12. In the absence of specific information to the contrary, security premium is called along with. जब भी हमें कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी हो सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए, तो आप किसके साथ उसको ऐड करेंगे? ए एप्लीकेशन के साथ, बी अलॉटमेंट के साथ, सी फर्स्ट कॉल के साथ, या डी नन ऑफ दिस। तो देखिए बेटा, एप्लीकेशन के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिया जाता है, फर्स्ट कॉल बाद में आती है। तो हम हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम के अकॉर्डिंग, कोई भी एब्सेंस दे रखा हो यानी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो, तो हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो किसके साथ करते हैं? अलॉटमेंट के साथ। तो इसका आंसर होगा बेटा बी, अलॉटमेंट सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ ही आता है। 13, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट कैन बी मेड। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट कब बनता है? ए फ्रॉम जनरल रिजर्व से, फ्रॉम शेयर प्रीमियम से, सी फ्रॉम कैपिटल रिजर्व से, या डी फ्रॉम प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट से। देखिए बेटा, आप शेयर प्रीमियम तो आपका मेन है ही है, कैपिटल रिजर्व से नहीं। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट्स किससे रिलेटेड होता है? जनरल रिजर्व से, उसी से हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो बेटा इसका आंसर होगा ए, जनरल रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 14, विच मेथड इज लीगली रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कौन सा मेथड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए लीगली होता है? तो ए, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, या लोन फ्रॉम बैंक, या डी सेल ऑफ असेट्स। देखिए, विच मेथड आप प्रेफरेंस शेयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनका पेमेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो बेटा ज़रूरी होता है, हम नए इक्विटी शेयर को इशू कर दें और उस जो भी पैसा है उससे हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर देते हैं। तो इसका आंसर होगा बेटा ए, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। क्वेश्चन नंबर 15, एज पर AS 14 परचेज कंसिडरेशन इंक्लूड्स द पेमेंट पेबल टू ए क्रेडिटर्स, बी शेयर होल्डर, सी डिवेंचर होल्डर्स, या डी ऑल ऑफ द अबव। बेटा AS 14 के अनुसार परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि आपको सब इंक्लूड किया जाता है। ए क्रेडिटर्स भी आते हैं, बी शेयर होल्डर्स भी आते हैं उसमें, और सी डिवेंचर होल्डर्स। तो इसका आंसर होगा बेटा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन 2 or more existing companies are dissolved and a new company is formed to take over their business, then this combination is called। जब 2 और ज़्यादा कंपनियां डिसॉल्व हो जाती हैं और नई कंपनी का निर्माण करती हैं तो वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? ए एब्जॉर्प्शन, बी रिकन्स्ट्रक्शन, सी इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, या डी एमेलगमेशन। तो देखिए बेटा, एब्जॉर्बेशन का मतलब होता है विलय करना, रिकन्स्ट्रक्शन पुनः निर्माण, इंटरनल आप इंटरनल अपने मैनेजमेंट को चेंज करते हैं, वो इंटरनल है। तो आंसर होगा बेटा डी, एमेलगमेशन। एमेलगमेशन में क्या होता है, तो पुरानी कंपनियाँ एक नई कंपनी का निर्माण करती हैं और 2 या 2 से ज़्यादा जो भी नई कंपनी होती है वो एक नई कंपनी को बनाए, टेक ओवर करें, और कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? एमेलगमेशन। एमेलगमेशन मीन्स होता है एकीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 17, द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन इज ट्रांसफर टू। आप कैपिटल रिडक्शन का ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे? ए जनरल रिजर्व में, बी स्टेचुरी रिजर्व में, या सी कैपिटल रिजर्व में, या डी स्टेटमेंट ऑफ P&L में। तो बेटा आपका आंसर आएगा इसमें ए जनरल सी कैपिटल रिजर्व में आप कैपिटल रिडक्शन का ट्रांसफ़र करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, AS 14 हैज़ बिकम इफेक्टिव फ्रॉम। AS 14 कब इफेक्टिव हुआ था बेटा? ए 14/1992, बी 14/1993, सी 14/1994, या डी 14/1995। तो आपका आंसर होगा बेटा ए 14/1992 में बिकम इफेक्टिव हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग परचेज कंसिडरेशन? कौन सा मेथड है जो परचेज कंसिडरेशन के लिए यूज़ नहीं होता है? ए लमसम मेथड, पेमेंट मेथड, बी इंस्टॉलमेंट मेथड, सी नेट असेट्स मेथड या डी शेयर एक्सचेंज मेथड? तो बेटा इसका आंसर होगा सी, नेट असेट्स मेथड को परचेज कंसिडरेशन के लिए नहीं लिया जाता। तो क्वेश्चन नंबर 20, एज पर AS 14 एमलगमेशन फॉर अकाउंटिंग पर्पस कैन बी क्लासिफाइड इनटू। एमलगमेशन को क्लासीफाई किया जाता है A 2 पार्ट्स में, B 3 पार्ट्स में, C 4 पार्ट्स में या D 5 पार्ट्स में? तो आंसर आएगा बेटा B 3 पार्ट्स में एमलगमेशन को क्लासीफाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 21, इन द फॉलोइंग नाइदर एनी कंपनी इज डिसॉल्व्ड नॉर एनी न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड। कोई कंपनी डिसॉल्व हो जाती है और नई कंपनी को फॉर्म करती है तो वो क्या कहलाती है दशा? ए मर्जर, बी एमलगमेशन, सी एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन या डी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? देखिए बेटा, कोई कंपनी डिसॉल्व नहीं हो रही है और न्यू कंपनीज फॉर्म हो रही है तो वो इंटरनल भाई मर्ज तो कर नहीं रही, ना ही कोई कंपनी का नई का निर्माण कर रही है, तो एमलगमेशन में नहीं होगा। एक्सटर्नल कोई रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, तो इसका आंसर होगा बेटा डी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि एनी कंपनी इज डिसॉल्व नॉर एनी न्यू कंपनीज फॉर्म, ना ही नई कंपनी बन रही, नई कंपनी डिसॉल्व हो रही, तो वो अपने चेंजेस कर लेती है, तो उसको क्या बोलते हैं? डी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 22, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स ए अल्टरनेशन ऑफ शेयर कैपिटल, बी इंक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल, सी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल या डी ऑल ऑफ द अबव? देखिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंतर्गत शेयर कैपिटल को भी अल्टरनेशन किया जाता है, शेयर कैपिटल ज़रूरत है तो बढ़ाई भी जा सकती है, और शेयर कैपिटल को अगर ज़्यादा है तो कम भी की जा सकती है, यानी तीनों ही केस हो सकते हैं। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 23, टू कैंसिल द liability of the uncalled amount of share a company needs the approval of। जब कैंसिल हो जाती है लाइबिलिटी तो अनकॉल्ड अमाउंट कंपनी नीड्स में क्या अप्रूवल होता है? तो ए क्रेडिटर्स आ जाएगा, बी कोर्ट, बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ दीज? तो बेटा इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 24, इन द फॉलोइंग सिचुएशन एन एग्जिस्टिंग कंपनी इज लिक्विडेट एंड ए न्यू कंपनी इज फॉर्म। एक एग्जिस्टिंग कंपनी लिक्विडेट होती है और नई कंपनी का निर्माण कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? जब पहले भी बताया था बेटा, जब कोई नई कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपने साथ करके मर्ज करके नई कंपनी का निर्माण करती है, तो वो कौन सी दशा कहलाती है, सिचुएशन कहलाती है? आपकी एमलगमेशन। तो इसका आंसर होगा बेटा बी, एमलगमेशन। क्वेश्चन नंबर 25, द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर ऑन ए नेट असेट्स बेसिस ऑल्सो कॉल्ड। शेयर वैल्यूएशन मेथड नेट असेट्स बेसिस को दूसरे नाम से क्या कहा जाता है? ए असेट्स बैकिंग मेथड, बी इंटरनेसिक वैल्यू मेथड, सी ब्रेकअप वैल्यू मेथड या डी ऑल ऑफ द एबव? देखिए बेटा, नेट असेट्स बेसिस को दूसरे नाम से कह सकते हैं हम असेट्स बैकिंग मेथड, इसको भी हम नेट असेट्स के नाम से यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा इसका आंसर होगा ए, असेट्स बैकिंग मेथड। ओके, थैंक यू।